फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया है और इस योजना पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस तरह से चुनावी बॉन्ड से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। दोस्तों, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक या एक से अधिक क्वेश्चन इससे जरूर आने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में शुरू हुई थी। 2018 में यह योजना शुरू हुई थी। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड को किस सरकारी संस्था ने असंवैधानिक करार दिया है? दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजना को असंवैधानिक करार दिया है और इस पर रोक लगा दी है। दोस्तों, इस पर रोक लगा दी है। अब राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड योजना के तहत धन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन बताया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना जो थी उसको संविधान के मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उनके अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का ए के तहत इसको असंवैधानिक कहा गया है। इसका जो अनुच्छेद 19 का ए का जो एक का जो ए है वह यह कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर भारत सरकार रोक नहीं लगा सकती है। दोस्तों, तो चुनावी बॉन्ड योजना को संविधान के इसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। दोस्तों, यह भारत के मतदाताओं के अधिकार को रोकता था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे किसके अधिकार का उल्लंघन बताया था? दोस्तों, तो इसको मतदाता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। किसको? चुनावी बॉन्ड योजना को। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो फ्रेंड्स, हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और सबसे बड़ा प्रश्न यह है दोस्तों कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर भारत का कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में? तो फ्रेंड्स, भारत के आर वेंकट रमनी भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, जिनको सरकार का वकील कहा जाता है। चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित तथ्य सरकार के पक्ष में इन्होंने ही सर्वोच्च न्यायालय में रखे थे। दोस्तों, इन्होंने ही सर्वोच्च न्यायालय में रखे थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दे दिया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो फ्रेंड्स, DY चंद्रचूड़ इस समय वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने जो चुनावी बॉन्ड योजना थी उसको असंवैधानिक करार दिया है। अगला प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड से कौन धन प्राप्त कर सकता है? दोस्तों, चुनावी बॉन्ड जो योजना थी उसके तहत भारत का कोई भी नागरिक यदि किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है तो वह स्टेट बैंक, कौन सी बैंक? SBI किसी भी ब्रांच से, SBI की किसी भी ब्रांच से चुनावी बॉन्ड खरीदकर धन को राजनीतिक दल को दान के रूप में दे सकता था। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स, चुनावी बॉन्ड को कौन खरीद सकता है? तो दोस्तों, चुनावी बॉन्ड को नागरिक, संस्था और कंपनी यह तीनों ही खरीद सकते थे। यानी कि विदेशी व्यक्ति चुनावी बॉन्ड को नहीं खरीद सकता, केवल भारत का नागरिक ही इस बॉन्ड को खरीद सकता था। किस बैंक को चुनावी बॉन्ड बेचने का अधिकार है? दोस्तों, तो केवल एक बैंक थी, कौन सी? भारतीय स्टेट बैंक। SBI को ही सिर्फ चुनावी बॉन्ड बेचने का अधिकार था। चुनावी बॉन्ड केवल एक बैंक बेच सकती थी, वह थी SBI। दोस्तों, अगला प्रश्न, चुनावी बॉन्ड कितने रुपए के मूल्य में खरीदे जा सकते थे? तो जो चुनावी बॉन्ड थे दोस्तों वह 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए, यह 4 मूल्य में
उपलब्ध थे और इनको एसबीआई की किसी भी ब्रांच से खरीदा जा सकता था दोस्तों। इसको किसी भी ब्रांच से एसबीआई की खरीदा जा सकता था। चुनावी बॉन्ड पर बैंक द्वारा कितना ब्याज दिया जाता था? तो दोस्तों यह ऐसे बॉन्ड हैं जिन पर बैंक द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता था, यानी कि शून्य ब्याज। इस पर कोई भी बैंक ब्याज नहीं देती थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति का नाम क्या होता था? गोपनीय रखा जाता था। इस चुनावी बॉन्ड योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जब चुनावी बॉन्ड खरीदता था, इलेक्शन बॉन्ड खरीदता था, उसका नाम दोस्तों गोपनीय रखा जाता था। चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के योग्य पार्टी को पिछले चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत हासिल किया होना चाहिए? इस योजना में यह प्रावधान किया गया था कि जब कोई भी पार्टी चुनावी बॉन्ड से धन प्राप्त करने के योग्य तभी होगी जब वह पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोटों यानी 1% वोट उसको प्राप्त हुए हों, तभी वह पार्टी चुनावी बॉन्ड से धन प्राप्त कर सकती थी दोस्तों। अगला प्रश्न, चुनावी बॉन्ड कब खरीदे जा सकते थे? तो दोस्तों चुनावी बॉन्ड योजना के तहत चुनावी बॉन्ड को जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में, इन 4 महीनों में खरीदा जा सकता था। यानी कि यह प्रत्येक महीने उपलब्ध नहीं थे, इनको केवल 4 महीनों में ही खरीदा जा सकता था दोस्तों। और यह चारों महीने के शुरुआत के 15 दिन तक ही खरीदे जा सकते थे दोस्तों। तो यह केवल 4 महीने में खरीदे जा सकते थे। 20,000 रुपये से कम के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? यदि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपये से कम के चुनावी बॉन्ड को खरीदना चाहता है तो उसको पैन कार्ड देने की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों। पैन कार्ड देने की आवश्यकता नहीं थी। अगला प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड खरीदे जाने के लिए कितने दिन तक मान्य होंगे? जब कोई भी व्यक्ति कोई चुनावी बॉन्ड खरीदता था तो वह चुनावी बॉन्ड 15 दिनों तक मान्य होता था। कितने दिनों तक? 15 दिनों तक वह मान्य होता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस गैर सरकारी संगठन ने चुनावी बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो यह चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाई है उसके खिलाफ में 2 गैर सरकारी संगठन थे, कॉमन काज एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इन्हीं दोनों के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में संसद सदस्यों का चुनाव कराने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों जो सांसदों का चुनाव होता है, लोकसभा, राज्यसभा, उसका चुनाव भारत के चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है।